वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था जो आपको सक्सेस दिया है, मेरा व्यूअर्स को वो बताइए आप। का क्वालिटी कैसा है वो मैटर नहीं करता है। आप कितना स्टडी कर रहे हो, आपने हाँ, कितना प्रिपरेशन किया है वो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। वो पढ़ाई का फुलफिलमेंट के लिए आपका चाहिए। वो मतलब आपको फील होगा कि हाँ मेरा पढ़ाई अभी कंप्लीट हुआ है, मैं तैयार हूँ एक्चुअली नॉर्थ सेट के लिए, ऐसा फीलिंग आएगा जब आप। Hello aspirants, it's me Shoykot Dar, Senior Nursing Superintendent NF and today in my guest room Mrs. Borsha Das, and today's interview session will be very interesting. She's my wife and she's working in AIIMS Guwahati as a nursing officer. First of all ma'am, please आपका इंट्रोडक्शन दीजिए मेरा व्यूअर्स के लिए। थैंक यू मुझे इस इंटरव्यू सेशन में बुलाने के लिए। मैं बोर्शा दास, नर्सिंग ऑफिसर एम्स गुवाहाटी। मैं नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू मैम। आफ्टर इंट्रोडक्शन में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका स्कूलिंग और आपका कॉलेज क्या था, कौन सा कॉलेज से आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, प्लीज मेरा व्यूअर्स को बताइए। मैंने मेरा होम टाउन से एचएस कंप्लीट किया है, उसके बाद त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 2014 में मैंने एडमिशन लिया है बीएसएन नर्सिंग के लिए, और 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ओके, आफ्टर 2018 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो एम्स में जाने का पहले आपका प्रोफेशनल जर्नी क्या था? आपका आपने कहीं पे आपका एक्सपीरियंस था, आपने ज्वाइन किया, आपका कोई हॉस्पिटल में काम किया है कि नहीं, थोड़ा बता सकते हैं? मैंने काम हॉस्पिटल में इतना काम नहीं किया है। मैंने कोलकाता का एक हॉस्पिटल में ऐसा 4 मंथ या 5 मंथ काम किया था। उसके बाद मैंने हमारा स्टेट में सीएचओ का वैकेंसी आया तो मैंने उसमें फॉर्म फिलअप किया था। तो सीएचओ का वैकेंसी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएचओ में हो गया था। उसके बाद 2 साल में सीएचओ में थी। आप अभी एम्स गुवाहाटी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका जो जर्नी है, आपका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा व्यूअर्स सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मेरा 2 साल हो गया था, मतलब 2019 से लेके 21 तक 2 साल हो गया था सीएचओ में जॉब का। तो उसके बाद 21 में हमारा शादी हो गया। तो शादी के बाद ऐसा 21 से लेके 22 तक, मतलब 1 साल तक मतलब पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा भी नहीं, जॉब भी नहीं किया। सीएचओ से मैं मतलब सीएचओ में भी नहीं गई है उसके बाद से, मतलब जॉब नहीं करना था सीएचओ में, ऐसा था। तो लेकिन बीच में 22 में ये आया था, नवोदया का एक वैकेंसी आया था। तो उसमें ऐसा ज़्यादा पोस्ट तो नहीं थे, लेकिन सोचा कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, देखती हूँ देख के क्या है, अगर मिलेगा तो कर लूँगी, ऐसा आया दिमाग में। तो 1 साल गैपिंग की पूरा स्टडी जॉब से दूर रहने के बाद, उसके बाद मुझे मतलब उनका टारगेट हाई था तो मैंने टारगेट हाई से पढ़ाई शुरू किया। ऐसा नवोदया से पहले मैंने सिर्फ ऐसा 10 to 15 डेज ही देखा था टारगेट हाई खोल के। उसके बाद मुझे मतलब ठीक है एग्जाम देने के लिए गई। एग्जाम तो इतना अच्छा नहीं था, इतना कम प्रिपरेशन में तो नहीं होता है, मुझे भी पता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया, मुझे मतलब 120 मार्क्स में होता है नवोदया का एग्जाम, मुझे 40 मार्क्स मिला था ओनली। तो ये 40 मार्क्स देख के मुझे पता नहीं, प्रिपरेशन नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगा। बहुत हार्ड हुई हूँ मैं वो रिजल्ट देख के कि इतना कम कैसे मिला है। पढ़ाई नहीं किया वो भी है, लेकिन ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे 40 मिला है बोल के। तो उसके बाद मैंने उस दिन मेरा इंस्टाग्राम था, मैंने उसी दिन उसी टाइम मेरा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। मेरे मोबाइल में सिर्फ यूट्यूब ही था। यूट्यूब तो चाहिए पढ़ने के लिए, तो यूट्यूब था मेरे मोबाइल में, और उसी दिन से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। बोला है जो भी एग्ज़ाम आएगा नेक्स्ट तो मुझे देना है। उसके बाद ठीक है, बीच में कुछ फिजिकल कंडीशन भी इतना ठीक नहीं था, कुछ कुछ प्रॉब्लम था, तो पढ़ाई इतना कंटिन्यू नहीं था, लेकिन बीच बीच में जब टाइम मिलता था मैं कर लेती थी थोड़ा थोड़ा करके। टारगेट हाई से ही मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद नॉर्थ से 3 का नोटिस आया है। नॉर्थ से 3 का नोटिस में हमारा फर्स्ट मतलब एम्स गुवाहाटी का फर्स्ट वैकेंसी आया है नॉर्थ से 3 में। तो वो नोटिस देखने के बाद ही सोचा कि एम्स देना है। ऐसा नहीं कि पहले से ही प्रिपरेशन था कि एम्स देना है बोल के, ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं था। नोटिस देखने के बाद जब एम्स गुवाहाटी का वैकेंसी आया, तो हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो सोचा कि ठीक है अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, घर के पास है नॉर्थ ईस्ट का, ये गुवाहाटी इतना दूर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट किया, और एग्ज़ाम से 15 डेज पहले मैंने पीआर यादव बुक्स भी खरीदा, और टारगेट आई तो पढ़ रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो एग्जाम से पहले मैंने सिर्फ एक बार पीआर यादव को ऐसे देख के गई थी, ऐसा नहीं कि पढ़ के गई, ऐसा नहीं, सिर्फ एक बार देख के गई क्या क्वेश्चन है बुक्स में, क्या क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो पता नहीं था।
तो ठीक है, नोट सेट 3 दिया मैंने। प्रिपरेशन नहीं था, एकदम अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन फिर भी 13,000 जैसा मेरा रैंक आया है नोट सेट 3 में। लेकिन ये रिजल्ट देख के मुझे बहुत खुशी हुआ कि इतना कम पढ़ के अच्छा हुआ है, तो थोड़ा सा और पढ़ने से हो जाएगा। ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया था ये रिजल्ट देख के। ओके, दैट मीन्स नोट सेट 3 में आपका नियर अबाउट 13,000 रैंक, फिर बीच में एक बार नोट सेट 4 आते हैं और नोट सेट 5 में आके डायरेक्टली 508 रैंक। ये जो नोट सेट 3 से लेके नोट सेट 5 तक आपका जर्नी, आपका कुछ स्ट्रगल होगा और प्रिपरेशन, और इसके बाद इतना अच्छा रैंक, वो जर्नी सबसे मुझे लगता है मेरा व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप प्लीज बता सकते हैं। तो नोट सेट 3 के बाद मेरा प्लान था कि नोट सेट 4 आएगा सितंबर में, तो उसी हिसाब से मैंने स्टडी शुरू कर दिया। मुझे ऐसा मतलब ये रैंक देखने के बाद तो मुझे करना ही है, ऐसा मन में था ही। लेकिन जो भी हो, 1 साल बाद एग्जाम होगा, उसी हिसाब से मेरा स्टडी क्या मतलब यह था, शेड्यूल था कि इतना इतना पढ़ने से सितंबर तक हो जाएगा। लेकिन बीच में आ गया है नोट सेट 4, और नोट सेट 4 आ गया है, वो तो सितंबर से पहले हो गया, ऐसा मई या जून में हुआ था शायद। तो ठीक है, बीच में नोट सेट 4 आ गया, तो ऐसा मतलब जैसे प्रिपरेशन था मेरा, थोड़ा स्लो प्रिपरेशन था एक्चुअली नोट सेट 4 के हिसाब से। जब बीच में आ गया तो मैंने ठीक है जो भी एग्जाम दिया था, एग्जाम इतना अच्छा भी नहीं था, इतना खराब भी नहीं था। नोट सेट 4 का एग्जाम मेरा 2323 ऐसा रैंक आया था। तो ऐसा रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हो गई थी कि मुझे मिल गया है एम्स में नौकरी, ऐसा था मेरा। लेकिन बाद में धीरे धीरे एनालिसिस करते करते पता चला कि शायद नहीं भी हो सकता है। जो भी हो ठीक है, बहुत बुरा लगा कि इस रैंक्स में होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन जो भी हो, नोट सेट 4 का रिजल्ट थोड़ा अलग था, उसमें मेरा नहीं हुआ। उसके बाद सितंबर में नोट सेट 5 होना था, तो मैंने मेरा बेस्ट दे के ट्राई किया है। नोट सेट 5 में मेरा होना ही है, और मेरा मन में ऐसा था कि हाँ होगा इस बार। कोई या नहीं था, मेरा एग्जाम से पहले ही मुझे डाउट नहीं था कि मेरा नहीं होगा बोल के, कुछ भी नहीं था। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ होगा ही होगा इस बार, और मैंने मेरा बेस्ट दिया है, और 508 मेरा रैंक आया है नोट सेट 5 में, और मुझे एम्स गुवाहाटी मिला है। मेरा फर्स्ट चॉइस था एम्स गुवाहाटी। नोट सेट 5 जब आपने दिया तब आपको लगा कि नहीं मुझे इस बार तो नौकरी मिलेगा। मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, आपको जो जिस दिन ये फील होने लगेगा ना, ये एग्जाम में क्रैक कर लूंगा, ये फील अंदर से खुद को लाना है। आप जिस दिन वो सोच लिया कि ये एग्जाम में क्रैक करूंगा ही, उस दिन आपका क्रैक होगा। आपका अगर आप सोचते हो मेरा होगा या नहीं होगा, चलो थोड़ा देख लेते, वैसा कोई बात नहीं है। आप एकदम आपका मन बना लीजिए, मेरा ये एग्जाम, मेरा आने वाले RRB एग्जाम मैं क्रैक कर ही लूंगा। जिस दिन आप ये सोचेंगे उस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, ये एक्चुअली है, क्योंकि मैं स्कूलिंग से लेके मैं एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, और मतलब कॉलेज में मैं इतना एवरेज स्टूडेंट ही हूँ कॉलेज में भी। तो पढ़ाई में इतना खराब भी नहीं थी, इतना अच्छी भी नहीं थी। तो इसीलिए ऐसा है ना कि मेरा तो इतना अच्छा या नहीं है, मुझे मेरे से और ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, ये सब सोचने से कुछ नहीं होता है एक्चुअली। मेहनत करना है, मेहनत करने से होता है, वो ही है। आपका क्वालिटी कैसा है वो ही मैटर नहीं करता है। आप कितना स्टडी कर रहे हो, आपने कितना प्रिपरेशन किया है, वो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका स्कूलिंग में आपका मार्क कितना मार्क आता था, आपका क्वालिटी कैसा था, आप कैसा एवरेज स्टूडेंट थे या बहुत अच्छा स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी में आपका गोल्ड मेडल मिला है कि नहीं मिला, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में नोट सेट 5 में ऐसा कुछ तो था जो आपको नोट सेट 4 और 3 में कमी था। वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था जो आपको सक्सेस दिया है मेरा व्यूअर्स को, वो बताइए आप। नोट सेट 5 में मैंने एक्चुअली PR यादव टारगेट हाई तो पढ़ा था, लेकिन साथ में मैंने सॉन्डर्स अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया है। सॉन्डर्स का जो थ्योरी है मैंने डीपली पढ़ा है नोट सेट 5 में, जो मैंने नोट सेट 4 में नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगता है ये सॉन्डर्स का जो थ्योरी है वो डीपली पढ़ने से आपका मतलब जो अभी जो पैटर्न का क्वेश्चन आता है उसमें आंसर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है एक्चुअली। और मेरे लिए तो ये सॉन्डर्स मतलब ये नोट सेट 5 में अच्छा रैंक लाने के लिए बहुत हेल्प किया है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है सॉन्डर्स नहीं पढ़ के भी हो जाएगा, होता भी है ऐसा कि किसी किसी का मतलब एंटलेस नहीं पढ़ने से भी होता है, लेकिन हर किसी का थोड़ा अलग है। लेकिन मुझे लगता है आपका मतलब
जब आप एनक्लेस एक बार पढ़ेंगे, सॉन्डर्स हो या मोसबी हो, जिसको जो अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि मैंने सॉन्डर्स पढ़ा है आपको भी ऐसा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जिसको मोसबी अच्छा लगे वो मोसबी भी पढ़ सकते हैं एक्चुअली। और मतलब वो डीपली पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि आपका पढ़ाई कंप्लीट हुआ है। मतलब दूसरा बुक्स में है, क्वेश्चन है, बहुत कुछ है, थ्योरी भी है, लेकिन सॉन्डर्स में या मतलब एनक्लेस में जो थ्योरी होता है वो पढ़ने के बाद आपका मतलब थ्योरी का या एमसीक्यू का जो भी हो, स्पेशली फॉर नॉर्थ साइड। हाँ स्पेशली फॉर नॉर्थ साइड, आपका वो पढ़ाई का फुलफिलमेंट के लिए आपका चाहिए वो। मतलब आपको फील होगा कि हाँ मेरा पढ़ाई अभी कंप्लीट हुआ है, मैं तैयार हूँ एक्चुअली नॉर्थ साइड के लिए, ऐसा फीलिंग आएगा जब आप एनक्लेस पढ़ाई करेंगे। और मुझे लगता है वो नॉर्थ सेट 4 से स्टार्ट हो गया है, जो पैटर्न एग्जाम का आ रहा है नॉर्थ सेट में, उसमें सॉन्डर्स का थ्योरी के बिना थोड़ा टफ हो जाएगा आपको नॉर्थ सेट क्लियर करने के लिए। वो मैं बार बार आप लोगों को पहले भी बताया था। और आज जिन्होंने नॉर्थ सॉन्डर्स को पढ़ा है, जिसका फेलर नॉर्थ सेट 3 और 4 में था, इसके बाद भी सॉन्डर्स के पढ़ने के बाद एक अच्छा रैंक लाया, वो मुझे लगता है आप आज ये बात सुनने के बाद जरूर सॉन्डर्स को आप इग्नोर नहीं करोगे। अब मुझे ये बात लगता है ईच एंड एवरी कैंडिडेट जब अपना प्रिपरेशन करते हैं, लाइफ का ऐसा एक पार्ट आता है, बहुत क्रूशियल होते हैं वो पार्ट। सोचते हैं शायद मुझसे नहीं होगा, मेरा क्लियर शायद नहीं होगा एग्जाम में, क्रैक नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिमोटिवेट होते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन सब कैंडिडेट का, मैक्सिमम कैंडिडेट का ऐसा आता है, बहुत कम होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट किया और जॉब मिल गया। तो क्या आपका जिंदगी में ऐसा कोई क्रूशियल पॉइंट था कि नहीं शायद मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, ऐसा कोई पार्ट था क्या? ऐसा कोई कभी आपको फील हुआ? सेट 4 में जब मुझे इतना रैंक में भी नहीं मिला था, 2323 रैंक आया था मेरा, लेकिन उसमें नहीं मिला, मुझे तब बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत रोई उसमें। लेकिन ये नहीं था कि मुझे नहीं मिलेगा, मैं ट्राई नहीं करूंगी, मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरे मन में नहीं आया। मैं उसी दिन रिजल्ट देखने के बाद, जब मेरा सीट एलोकेशन नहीं हुआ, रिजल्ट देखने के बाद मैंने 15 मिनट बाद ही मैं बुक्स लेके बैठ गई थी कि मुझे नेक्स्ट नोट सेट में करना ही है जैसे भी हो। वो मेरे मन में था, बुरा तो लगा था, रोई भी थी, लेकिन फिर भी मैं बैठ गई थी बुक्स लेके, जो मेरे नेक्स्ट नोट सेट में इतना अच्छा रिजल्ट के लिए मैं मानती हूँ कि हाँ खुद का मन में होना चाहिए कि होगा, नहीं टूटना है खुद से। और मुझे जितना पता है नॉर्थ सेट 4 का जो सीट एलोकेशन था, मैं ड्यूटी पे था, इसके बाद मेरा ड्यूटी प्लेस और साथ सामने सामने ही है क्वार्टर, तो उन्होंने बुलाया कि उन्होंने फोन में बोला मुझे कि मेरा एलोकेशन नहीं हुआ। तो मुझे पता था अभी एलोकेशन नहीं हुआ तो अभी तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। मैं आया था ड्यूटी से, थोड़ा परमिशन लेके रूम पे आया, आने के बाद देखा बहुत रो रही है, तो मैंने बोला यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। उसने भी साथ साथ में बोला हाँ मैं कर सकती हूँ। और मैं बहुत शॉकिंग था कि मैं इवनिंग ड्यूटी से जब रूम आया, आके देखा है वो पढ़ाई कर रही है, इंस्टेड ऑफ वो कि दुखी होके सो रही है, ऐसा नहीं हो के मैंने आके उसको देख रहा था कि वो पढ़ाई कर रही है। और आफ्टर 3 मंथ नॉट सेट 2.5 नॉट सेट 5 आ गया। और आने के बाद उसने जो रिजल्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मुझे लगता है नॉट सेट 4 आपके लिए, 4 का रिजल्ट सीट एलोकेशन जो आपको नहीं मिला, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था आपको नॉट सेट 5 में अच्छा एक रिजल्ट दिलाने के लिए। आप बताइए मेरा एक्सपीरियंस को, क्या उन लोगों का प्रिपरेशन के लिए, वो एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली आरआरबी का एग्जाम आ रहा है और एकदम बहुत नजदीक है नॉट सेट 7 का एग्जाम, तो उसके लिए प्रिपरेशन नॉट सेट 7 के एग्जाम का पहले क्या उसको कुछ स्पेशल कुछ देखना चाहिए, एग्जाम में जाके कैसे उसको एग्जाम को जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, वो डिटेल्स थोड़ा बता दीजिए। नॉट सेट का बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, चेंजेस एक्चुअली मैटर नहीं करता है, आप पढ़ाई करिए, मतलब ठीक से पढ़ाई जैसे कर रहे थे मतलब करना है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए पढ़ाई में, हर रोज गैपिंग नहीं आना चाहिए पढ़ाई में ज़्यादा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर रोज एटलीस्ट मतलब आपका आवर जैसे भी मैनेज हो, कोई जॉब में रह के भी पढ़ाई करती है तो आपका जैसे भी आवर मैनेज हो, लेकिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए। लोग अभी नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है, अभी से जो पढ़ाई किया है वो मतलब रिवीजन कीजिए जितना भी हो सके अभी इस टाइम में,
वो काफ़ी होगा आपका सिलेक्शन के लिए। और एग्ज़ाम हॉल में जाके इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने जो प्रिपरेशन किया है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। और नेगेटिव को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। एक्चुअली वो हमारा मेन वीक पॉइंट जो है, हम लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। आता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन छोड़ नहीं पाते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा एक्चुअली। ये जो ओनली फ्यू डेज बाकी रह गया है, कौन सा टॉपिक को थोड़ा ज्यादा ध्यान देके उन लोगों को एग्जाम में जाना चाहिए, कौन सा टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए एग्जाम का पहले इस दिन में, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देख लेता हूँ, ऐसा कुछ है? अभी नॉट सेट का क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेंस में सिर्फ प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है सिर्फ मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है एक्चुअली। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इतना भी डिफरेंस नहीं होता है, जो सिर्फ नाम डिफरेंस है मेंस और प्री बोल के। हाँ वो ही है। और एग्जाम में क्वेश्चन इतना भी डिफरेंस नहीं होता है। मैंने जो एग्जाम दिया है और जो नोट सेट 6 में भी देखा है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए खुद से ही, थोड़ा एनालिसिस की। किसी एक प्रोसीजर है, आप वो प्रोसीजर को यूट्यूब से देख सकते हैं, किसी बुक में अच्छे से नहीं है, सारा प्रोसीजर डिटेल्स में नहीं है, तो आप यूट्यूब से किसी एक प्रोसीजर जैसे ट्रैकियोस्टोमी केयर हो गया और ट्रैकियोस्टोमी जो भी हो, आप यूट्यूब से सर्च करके उस प्रोसीजर में क्या चाहिए, क्या होता है, कौन सा चीज़ यूज़ होता है, साइज वगैरह सब कुछ आप खुद से अलग अलग प्रोसीजर को आपको पता है क्या क्या प्रोसीजर होता है जो एग्जाम में आता है, वो आप खुद से सर्च कीजिए, खुद से थोड़ा एनालाइज करके खुद से पढ़ाई कीजिए। तो आपका प्रैक्टिकल बेस थोड़ा क्लियर होने से मुझे नहीं लगता है कि नॉट सेट में नहीं होगा। मैडम ने जो बात बताया आप सब लोगों को, अभी नया टॉपिक स्टार्ट मत करिए। मैं जो आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, आपका कंटेंट बहुत लिमिटेड रखिए। आपको 4-5 बुक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत लिमिटेड बुक पढ़िए, ओनली 2 बुक पढ़िए, ओनली 2 बुक पढ़िए, लेकिन उसको रिवाइज करिए, बहुत ज्यादा रिपीटेड टाइम पढ़िए। आपने 4-5 बुक पढ़ाई किया और एक भी रिवाइज नहीं किया, कोई मतलब नहीं है उसका। आप बहुत बार उसको बार बार पढ़िए, मुझे लगता है आपका सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ ये बात। कुछ कैंडिडेट्स है जिन लोगों का 30+ हो गया है, वो लोग स्पेशली फॉर जनरल कैंडिडेट, जो लोग ओनली आरआरबी एग्जाम देंगे, नॉट सेट में नहीं बैठेंगे। तो नॉट सेट का जो क्वेश्चन का जो टाइप्स है, जो सिस्टम से एग्जाम होते हैं, वो लोग वो फेस नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता है आरआरबी और नॉट सेट एग्जाम के लिए, ओनली जो आरआरबी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए या नहीं, या फिर सेम होना चाहिए? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है मतलब नॉट सेट के लिए जितना डीपली हमें पढ़ना होता है, जो प्रैक्टिकल बेस होता है और मतलब सिचुएशनल बेस, वो रेलवे के लिए एक्चुअली वो नहीं होता है। रेलवे में थोड़ा मैंने जितना देखा, मैंने रेलवे का एग्ज़ाम अभी दिया नहीं, लेकिन मैंने जितना देखा है, मैंने जितना एनालिसिस किया है, रेलवे का एग्ज़ाम में डायरेक्ट बेस ही क्वेश्चन आता है। तो उस हिसाब से आपको टारगेट हाई एंड पीआर यादव पढ़ने से आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और डायरेक्ट बेस क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, उसे ही प्रैक्टिस करना है। और इतना डीपली नहीं पढ़ने से भी रेलवे का हो जाएगा मुझे लगता है। और रेलवे में वो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और मैथ, रीजनिंग का थोड़ा पार्ट, वो पार्ट थोड़ा हार्ड आता है, और उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि उसमें से एटलीस्ट 30 में से आपका 16, 17 या 15 मार्क एटलीस्ट आ जाए, वो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन नर्सिंग पार्ट में मुझे लगता है कि टारगेट आई और पीआर ज़्यादा पढ़ ले तो हो जाएगा, इतना जैसे नॉट सेट जैसा एंट्रेंस वगैरह वो नहीं चाहिए। और मैं उसमें और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, रेलवे के लिए आपको ज्यादा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आपको टॉपिक्स जो है वो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ उसका डेप्थ में जाके। और थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन उसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको जानना पड़ेगा ज्यादा टॉपिक। वो है डिफरेंस नॉट सेट और आरआरबी में, मुझे वो इतना लगता है। मुझे सेट 5 क्लियर होने के बाद आपने एम्स गुवाहाटी में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था, आपने ज्वाइन किया है, आई थिंक 4 दिसंबर आपने ज्वाइन किया है। इसके बाद वहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है और आपको काम करके वहाँ पे आपको कैसे फील हो रहा है, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस आप एम्स गुवाहाटी में आपका हो रहा है, आप मेरा व्यूअर्स के साथ आप शेयर करिए प्लीज। एक्चुअली मेरा पहले से क्लिनिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं था, मैंने पहले ही बताया है, लेकिन एम्स में ज्वाइन करने के बाद
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कुछ नया चीज़ सीख रही हूँ, बहुत क्वालिटी केयर देख रही हूँ, सीख रही हूँ, दे रही हूँ। और मतलब बहुत स्टैंडर्ड केयर होता है इधर, बहुत स्टैंडर्डिटी मेंटेन होता है। मुझे नहीं लगता है कि दूसरा किसी हॉस्पिटल में काम करके वो सेटिस्फेक्शन आएगा जो एम्स में काम करने के बाद आता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एम्स में आइए, आपका खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए एम्स में आइए। आप लोग सब अच्छे से नोट सेट दीजिए। और वर्किंग सेटिस्फेक्शन के साथ साथ और एक सेटिस्फेक्शन है जो आपको 31st या 30 मंथ का लास्ट में आएगा, वो है आपका सैलरी। वो सैलरी होगा। तो एक्चुअली आप गुवाहाटी में पोस्टेड है तो वहाँ पे एचडीए भी मिलता है। तो आप मेरा व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या फर्स्ट ज्वाइनिंग में इन हैंड कितना सैलरी आ सकता है इसमें ज्वाइन करने के बाद? हाँ, फर्स्ट ज्वाइनिंग में एक्चुअली आपका जो सारा जो भी है डिडक्ट होने के बाद 80 के आसपास आपका वो मिल जाएगा इन हैंड। इन हैंड 80,000 मिल रहा है आपको। आप नोट सेट क्लियर करिए, ज्वाइन करिए हाँ। किसी भी एम्स को। आप अगर मेट्रो सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी और भी ज्यादा। बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्या सर क्या मैं सेल्फ स्टडी करूं या फिर मैं कोचिंग सेंटर से पढूं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने खुद से ही पढ़ाई स्टार्ट किया था और मेरा हस्बैंड ने भी रेलवे का जो एग्ज़ाम क्रैक किया है, उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी किया था। तो मैं भी उनसे मोटिवेट हुई हूँ एक्चुअली, और मैंने भी खुद सेल्फ स्टडी किया है। और मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, उधर ऑफलाइन कोचिंग होता नहीं है और ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं कोई किसी का मन हो तो, और ये खुद के ऊपर है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग लेने से भी और ऑफलाइन कोचिंग लेने से भी आपको सेल्फ स्टडी अच्छे से करना है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग ले ना ले वो आपका खुद के ऊपर है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सभी एक्सपीरियंस का एक क्वेश्चन और एक रहता है, क्या टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होते हैं ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए? क्या मुझे टेस्ट सीरीज लेना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप नोट सेट 5 का पहले स्पेशली क्या टेस्ट सीरीज दिए थे और कैसे टेस्ट सीरीज हेल्प करता है एग्जाम के लिए? मैंने नोट सेट 3 में तो टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, कुछ भी मुझे पता भी नहीं था टेस्ट सीरीज के बारे में। और नोट सेट 4 से पहले मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, लेकिन मैंने ऐसा 5-6 टेस्ट सीरीज दिया था। मैंने किससे लिया था एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं है। नोट सेट 4 से पहले इतना मतलब डीपली नहीं लिया था मैंने टेस्ट सीरीज, ऐसे ही दिया था 4-5 होगा टोटल। लेकिन नोट सेट 5 से पहले मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज दिया है। मैंने टीएनसी का टेस्ट सीरीज लिया था और वो टेस्ट सीरीज देने के बाद ऐसा है कि मतलब आपका एग्ज़ाम देने से पहले ऐसा फील आएगा कि मतलब आप टेस्ट सीरीज ही दे रही हो एग्ज़ाम में। मुझे ऐसा फील आया है, ऐसा रेगुलरली मैंने दिया है, ऐसा मोर देन 40 टेस्ट सीरीज मैंने अटेम्प्ट किया है। और एग्ज़ाम की टाइम में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं टेस्ट सीरीज ही दे रही हूँ, घर में बैठ के ऐसा फीलिंग आया, कुछ भी स्ट्रेस नहीं आया था। और टाइम मैनेजमेंट के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट में नोट सेट में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज देने से आपका टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कम होगा, मुझे ये फील होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एवरीडे क्या टारगेट होना चाहिए? कुछ ऐसा कि मैं इतना क्वेश्चन एवरीडे सॉल्व करूं, कुछ नंबर्स है क्या? आप मेरा एक्सपीरियंस को क्या बताना चाहते हैं? एवरीडे मेरा ऐसा टारगेट था कि मतलब एटलीस्ट 500 क्वेश्चन में सॉल्व करूँ डेली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैंने मोर देन 1000 भी सॉल्व किया है, कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब 300 भी सॉल्व हुआ है। लेकिन एक बेसिक सा होना चाहिए कि मेरा 500 एटलीस्ट हो जाए डेली, वो एवरेज होना चाहिए। और मतलब बीच बीच में कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कम होने से भी आपका सिलेबस जो है वो कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको एक सेट करना पड़ेगा कि मुझे रोज़ इतना एमसीक्यू सॉल्व करना है। और सेट रहने से ज़्यादा सॉल्व होता है, सेट रहने से ऐसा नहीं कि कम होगा। आप माइंड सेट होना चाहिए कि एवरीडे में 400 to 500 अगर एक सेट करके रख दीजिए, मैं 500 एवरीडे सॉल्व करूंगा तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस इंटरव्यू सेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश किया है और मैं चाहता हूँ आप लास्टली हम लोग इंटरव्यू का एकदम लास्ट सेशन पार्ट में आ गए हैं। मैं चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस को कुछ अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं प्लीज। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस नहीं लेना है।
एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले आपको जो स्ट्रेस आता है, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेने लगेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। एग्जाम से पहले अगर स्ट्रेस लेंगे 2 दिन पहले से आपका पढ़ाई कम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी मेरा पढ़ाई बंद कर दिया था एक्चुअली 2 दिन पहले। मुझे जो देखने में अच्छा लगता था मैं मोबाइल देखती थी। 2 दिन पहले से मेरा स्टडी का कुछ या नहीं था, मैं मोबाइल देखती रहती थी, जो चीज़ मुझे पसंद है वो देखती थी। मतलब खुशी खुशी जाना है एग्जाम देने के लिए, स्ट्रेस नहीं लेना है और कंसिस्टेंसी रखिए, रिवीजन कीजिए। जो भी टाइम बचा है उसमें आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप ठान लीजिए कि मुझे करना है तो आपका हो जाएगा, कोई भी आपको नहीं रुक सकती। और अगर आप सोचेंगे कि इस बार मेरा एग्जाम क्रैक होगा, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। ऑल द बेस्ट माय डियर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।